हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल मैं द गुड के हैक्स पर। और आज हम स्टैटिक जीके का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले, जो कि हमारा क्या था, भारतीय संगीत। तो हम भारतीय संगीत के इतिहास के बारे में देखेंगे और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हमारे सामवेद से होती है संगीत की। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर। पहली बार संगीत का साहित्यिक परिणाम 2500 से 3000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में मिलता है। मिलता है हमें वैदिक काल में देखने की मिलता है। राग खर्व प्रिया के सभी सातों स्वर हमें सामवेद में अवरोही क्रम में पाए जाते हैं। संगीत और विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है, जो कि सामवेद का क्या है, एक उपवेद है। दूसरा पॉइंट है, भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। फिर हम देखते हैं कि भारतीय संगीत के प्रमुख राग कौन कौन से थे, उनकी सूचीबद्ध क्या है, ऋतु कौन से और मनोभाव क्या था। तो हिंदुस्तानी राग में सबसे पहला राग हमें देखने के मिलता है भैरव राग, जो कि भोर है, जिसकी ऋतु कैसी है, शरद है, और जो कि कैसा मनोभाव देता है, शांति या गंभीर मनोभाव देता है। फिर है हिंडोल राग, जो कि प्रातःकाल सूचीबद्ध है, ऋतु कौन से, वसंत, जो कि मनोभाव क्या करता है, युवा जोड़ों की मिठास का आह्वान करता है। तीसरा राग है हमारे पास दीपक राग, जो कि सूचीबद्ध कौन से, इसकी रात, और ऋतु कौन से, ग्रीष्म, और मनोभाव क्या होता है, इसका करुणा। फिर अगला राग है हमारे पास मेघ राग, जो कि क्या होता है, सूचीबद्ध देर रात होती है, और वर्ष ऋतु कौन सी होती है, इसकी वर्षा, जो कि मनोभाव में देता है साहस। फिर अगला राग है श्री राग, जो कि सूचीबद्ध कौन से, सायकाल, और ऋतु कौन से, हेमंत, मनोभाव क्या है, हर्ष। फिर हमारे पास आता है मालकय मालकेश राग, जो कि क्या है, मध्यरात्रि होता है, जो कि वो ऋतु कैसी होती है, शिखिर होती है, शिशिर। और राग ये क्या होता है, मनोभाव हमारे पास वीर होता है। फिर अगली बात करते हैं ताल। ताल क्या होता है, धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। यह एक लयबद्ध चक्र है जो कि 3 से 108 धुनों का होता है। यह चक्र विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे कि भारतीय संगीत में ताल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें 3 ताल की क्या होती है, 16 मात्राएं होती है, एक ताल की 12 मात्राएं होती है, झप ताल की 10 मात्राएं होती है, रूपक ताल की 7 मात्राएं होती है, और धमार की 14 मात्राएं, और झुमरा की 12 मात्राएं देखने के लिए मिलती है। फिर हम देखते हैं कि भारतीय संगीत का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। भारतीय संगीत के हमें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है, 3 नहीं 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जो कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है, फिर वो शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम क्या है, फिर तीसरा है लोक संगीत, फिर चौथा है आधुनिक संगीत। फिर हम शास्त्रीय संगीत के अंदर आ जाता है कि हिंदुस्तानी शैली क्या है, कर्नाटक शैली क्या है। शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम में आता है सुगम संगीत क्या है, रविंद्र संगीत क्या है, हवेली संगीत क्या है, गण संगीत क्या है। और आधुनिक संगीत में हमें देखने को मिलता है कौन कौन से राग संगीत है, पॉप संगीत है, और ब्लू संगीत है। इसके अलावा इसमें देखने को मिलता है ट्रांस संगीत क्या है, जैज संगीत क्या है, और साइकेडेलिक संगीत क्या है। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के शास्त्रीय संगीत के बारे में। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 अलग अलग शैलियाँ होती है। पहली होती है हिंदुस्तान शैली और दूसरी होती है कर्नाटक शैली। तो हिंदुस्तान शैली में क्या होता है, संगीत का अभ्यास भारत के उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है। हिंदुस्तानी शैली में संगीत का अभ्यास भारत के उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि कर्नाटक शैली का अभ्यास भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में किया जाता है। हालांकि दोनों शैलियों के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भरत मुनि के भारत नाट्य शास्त्र में पाई जाती है, परंतु इनमें 14वीं सदी के अलगाव हो गया था। फिर बात करते हैं हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि क्या है, भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें तात्कालिकता की भावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। अगला पॉइंट है, इस शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमानों को अपनाया गया है। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम तथा ठुमरी जैसे गायन की 10 मुख्य शैलियाँ भी हिंदुस्तानी संगीत में मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले हम ध्रुपद शैली की। ध्रुपद शैली क्या होती है, यह शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन, भव्य और गंभीर गायन शैली है। ध्रुपद शैली कैसी है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन, भव्य और गंभीर गायन शैली है, जो अपनी शुद्धता, लय और आध्यात्मिक गहराई के लिए क्या होती है, जानी जाती है। अगला पॉइंट है, यह शैली भगवान की आराधना और मंत्रोच्चार का एक रूप है। इसका वर्णन हमें नाट्यशास्त्र में भी किया गया है। डाकरी घराना, दरभंगा घराना और लयकारी घराना, बेतिया घराना तथा तलवंडी घराना आदि ध्रुपद शैली के क्या है, प्रमुख घराने हैं। फिर अगले दूसरे को शैली की बात करते हैं, ख्याल शैली। ख्याल शैली शब्द में ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना करना। अगला पॉइंट है, यह शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है, जो ध्रुपद शैली की तुलना में सहज और अधिक लचीली होती है। अगला पॉइंट है, इस शैली में गायक को राग के भीतर अपनी रचनात्मकता दिखाने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। ख्याल शैली को 2 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। पहला होता है विलंबित, जिसका अर्थ होता है धीमी गति, और दूसरा होता है जिसका अर्थ होता है तेज गति। धीमी गति और तेज गति 2 प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट है, इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इस शैली के उद्भव का श्रेय किसे दिया जाता है, अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, 15वीं शताब्दी में सकी
सल्तनत के शासक हुसैन शाह और ख्याल शैली के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते थे। अगला पॉइंट है, ख्याल शैली की असाधारण रचनाएं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में की जाती है। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो तोताए हिंद की उपाधि सितार के जनक और हिंदी खड़ी बोली के जनक भारत खंडे भीमसेन जोशी, पंडित विदुर मलिक और विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उस्ताद करीम खां, उस्ताद फयाज खां और सदरंग और अदरंग आदि तो क्या है प्रमुख गायक है। अगला पॉइंट क्या होता है, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाल घराना, भिंडी बाजार घराना तथा आगरा घराना में ध्रुपद शैली और ख्याल शैली का मिश्रण है। आदि ख्याल शैली के प्रमुख घराने होते हैं। तीसरा होता है तराना शैली। तराना शैली का पहला पॉइंट होता है, तराना शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जिसमें विशेष लय और ताल के साथ अरबी और फारसी के शब्दों को गाया जाता है। अगला पॉइंट होता है, तराना गायन शैली में यालाली तथा ओदानी जैसे लयबद्ध गायन शामिल है। अगला पॉइंट है, यह शैली मध्यम और तेज गति लय में प्रस्तुत की जाती है जिसमें ताल का विशेष महत्व होता है। अगला पॉइंट होता है, इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में तराना शैली का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट आता है, पंडित रत्न मोहन शर्मा, अमीर खुसरो, बहादुर हुसैन खान और तान रस खान, नत्थू खान और अमीर खान आदि तराना शैली के प्रमुख गायक है। अगला पॉइंट आता है, मेवाती घराने के पंडित रत्न मोहन शर्मा विश्व के प्रसिद्ध तराना गायक माने जाते हैं जिनको तराना के बादशाह की उपाधि भी दी गई है। अगला पॉइंट है, मेवाती घराना तथा आगरा घराना तराना शैली के प्रमुख क्या होते हैं, घराने होते हैं। फिर हम बात करते हैं हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैलियाँ कौन कौन सी थी। भारतीय संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली भी स्वर पर केंद्रित होती है जिसमें कि टंपा हो गए, ठुमरी हो गया, गजल आदि प्रमुख क्या है अर्थशास्त्रीय शैलियाँ है। सबसे पहले बात करते हैं ठुमरी शैली की। तो ठुमरी शैली में क्या होता है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई जो कि आमतौर पर सरल रागों पर आधारित है। अगला पॉइंट है, ठुमरी शैली कथक नृत्य से जुड़ी है जो कि श्रृंगार रस और भक्ति भाव को दर्शाती है। अगला पॉइंट है, ठुमरी शैली के प्रमुख घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित है। अगला पॉइंट क्या है, बेगम अख्तर को ठुमरी गायन की प्रसिद्ध गायिका माना जाता है। अगला पॉइंट है, पूर्व अंग ठुमरी के अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावक गिरिजा देवी या हम कह सकते हैं ठुमरी गायन की रानी और छन्नू लाल मिश्रा जी है। अगला पॉइंट है, इस गायन शैली को नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में काफ़ी संरक्षण मिला था। अगला पॉइंट है, रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गौहर खान और प्रभा आत्रे आदि ठुमरी गायन शैली के अन्य प्रमुख कलाकार हैं। अगला पॉइंट है, उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक माना जाता है। फिर दूसरी शैली कौन सी, टपा शैली। टपा शैली की रचनाएं तेज, सूक्ष्म और जटिल संरचनाओं पर आधारित होती है इसलिए इसमें लय की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट होता है, यह मुख्य रूप से पंजाबी भाषा में पाई जाती है। अगला पॉइंट होता है, टपा शैली को मुगल काल में मोहम्मद शाह के दरबार में और उसके बाद अवध के नवाब आसफ उद दौला के दरबार में स्थापित करने का श्रेय मियाँ गुलाब नबी शहरी में या शोरी मियाँ को जाता है। ग्वालियर घराने के लक्षण राव पंडित, पटियाल घराने के अजय चक्रवर्ती और रामपुर सहसवा घराने के सन्नो खुराना इस शैली के कुछ विशिष्ट प्रतिपादकों में से है। थर्ड आती है गजल शैली। गजल शैली एक छोटी कविता के रूप में होती है जिसमें तुकबंदी दोहे होते हैं इसलिए इनको बेत या शेर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसका विषय केवल प्रेम होता है। अगला पॉइंट है, भारत में पहली गजल लिखने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो थे। अगला पॉइंट क्या है, मोहम्मद इकबाल मिर्जा तालिब या जिसे हम बहादुर शाह जफर के दरबारी भी कहते हैं, रूमी हासिफ, फिराक गोरखपुरी या वसीम बरलवी या राहत इंदौरी या कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह मनाडे, भूपेंद्र सिंह, गुलाम अली, मनहर उदास, पंकज उदास, शहबाज अमानी और बेगम अख्तर आदि गजल शैली के प्रमुख कलाकार हैं। अगला पॉइंट है, बेगम अख्तर को मलिका ए गजल या गजलों की रानी की उपाधि दी गई है। फिर बात करते हैं हम कर्नाटक संगीत की। कर्नाटक संगीत क्या है, मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट क्या है, इसमें कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जोर दिया गया है जहाँ ज़्यादातर रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती है। अगला पॉइंट है, कर्नाटक संगीत की रचनाएं तेलुगु, आंध्र प्रदेश, कन्नड़, कर्नाटक, तमिल, तमिलनाडु और संस्कृत में है। कर्नाटक संगीत की अधिकांश रचनाएं देवी देवताओं को समर्पित होती है। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक की रचनाएं भी दो तत्वों, राग और ताल पर आधारित है। अगला पॉइंट है, कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के 3 भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। फिर बात करते हैं भारतीय संगीत के शुरुआती प्रतिपादक कौन थे। पहला प्रतिपादक क्या है, अन्नामाचार्य जो कि इनको कर्नाटक संगीत का पहला जाना माना संगीतकार माना जाता है। दूसरा है पुरंदरदास। पुरंदरदास क्या है, पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक थे जिन्हें कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। पुरंदरदास क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और क्या है, इन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। अगला पॉइंट है, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में दास साहित्य सबसे प्रसिद्ध रचना। तीसरा संगीत कौन सा, कर्नाटक का क्षेत्रीय के पदम और कीर्तन बहुत प्रसिद्ध थे। इनके पद आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। चौथा है भक्त रामूदास।
भक्त रामदास तो इनके बारे में पॉइंट देखते हैं। इनके बचपन का नाम कंचन लला गोपना गोया हम कोपाराजू था और बाद में इनका नाम भद्राचल रामदासु पड़ा। ये भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। अगला पॉइंट है, इनके द्वारा भगवान राम के लिए गाए गए भक्ति कीर्तन गीत और शास्त्रीय पल्लवी अनुपल्लवी और चरम शैली को दर्शाते हैं। पांचवा है वेंकट मखीन। वेंकट मखीन ये कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। अगला पॉइंट है, इन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा है। नोट, गुडलूर नारायण स्वामी या बाला सुब्रमण्यम, सारंगदेव, टी.एम. कृष्णा और ओ.एस. अरुण भी कर्नाटक संगीत के अन्य प्रसिद्ध संगीतकार है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुरवामी दीक्षितकार और श्यामा शास्त्री, जिन्हें 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार के रूप में जाना जाता है। त्यागराज ये तेलुगु और संस्कृत भाषा के संगीतकार थे। इनकी रचना पंचरत्न की कृतियाँ, जिसमें प्राकृत 5 कृतियाँ गीतों का समूह है। अगला है मुथुस्वामी दीक्षितकार, ये संस्कृत और मणिपल्लवम भाषा के संगीतकार थे। इनकी रचनाएं नृत्युस्वर और नवग्रह की कृतियाँ है। अगला पॉइंट है श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री क्या थे? ये तेलुगु और संस्कृत भाषा के संगीतकार थे। इनकी रचनाएं स्वराजती या हम कह सकते हैं रत्नात्रयम और कॉम्प्लेक्स तलाश है। कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति की बात करें तो कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, डी.के. पट्टामल और एम.एल. वसंत कुमारी है, जिन्हें 20वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के महासंगीतकार के रूप में जाना जाता है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बारे में जानते हैं। इनको कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है। इन्हें सन 1954 में पद्म एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1954 में पद्म विभूषण और सन 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 1968 में संगीत कलानिधि पुरस्कार और सन 1974 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड और सन 1975 में पद्म विभूषण और सन 1988 में कालिदास सम्मान और सन 1990 में इंदिरा गांधी अवार्ड और सन 1998 में भारत रत्न मिला है। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला संगीतकार थी। इसके अतिरिक्त ये सन 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। फिर बात करते हैं डी.के. पट्टामल की। ये भारतीय कर्नाटक संगीत शैली का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली पहली ब्राह्मण महिला थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम संगीत कार्यक्रमों में रागम, थानम, पल्लवी का प्रदर्शन किया था। इन्हें सन 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। सन 1970 में संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था और सन 1971 में पद्म विभूषण मिला था और सन 1998 में पद्म विभूषण मिला था। फिर बात करते हैं एम.एल. वसंत कुमारी की। एम.एल. वसंत कुमारी ये भारतीय कर्नाटक संगीतज्ञ थी। इन्हें सबसे कम उम्र में संगीत कलानिधि सम्मान से पुरस्कृत किया गया था, जो कि कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। इन्हें सन 1967 में पद्म भूषण, सन 1970 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 1977 में संगीत कलानिधि पुरस्कार और सन 1977 में ईसाई पेरा रिगनार और सन 1990 में संगीत कल सीखा मणि मिला है। भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक की बात करते हैं तो उनकी रचना, सामवेद की रचना देख लेते हैं, लेखक देख लेते हैं। सामवेद के लेखक कौन थे? व्यासदेव। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि थे। शिल्पाधिकरम या नूपुर की कहानी के लेखक कौन थे? इंगालो आदिगल थे। अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि के सोमेश्वर थे। गीत गोविंद के जयदेव थे और संगीत रत्नाकर के क्या थे? सारंगदेव थे। संग्रह चूड़ामणि और के लेखक कौन थे? गोविंदाचार्य थे। संगीत दर्पण के लेखक दामोदर पंडित थे और संगीत मकरंद के लेखक कौन थे? नारद थे। संगीत समाचार के लेखक पार्श्वदेव थे और संगीत तरंग के लेखक राधा मोहन सेन थे। रागबोध के लेखक सोमनाथ थे। नारी शिक्षा के लेखक नारद थे। भारतीय संगीत वाद्य के लेखक लालमणि मिश्रा थे। भारतीय संगीत का इतिहास ठाकुर जयदेव सिंह थे और एन इक्वल म्यूजियम के लेखक कौन थे? विक्रम सेठ थे। तो दोस्तों, हमने आज ये भारतीय संगीत के बारे में और भारतीय संगीत के इतिहास के बारे में देख लिया है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक जीके, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीटी 2026 के नोट के लिए या हाल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। आज हमने इसका पहला टॉपिक भारतीय संगीत के बारे में कंप्लीट किया है। अब अगले दिन हम अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल महेंद्र गुड़ हैक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।